इलाज के बदले रिश्ता। हमारे घर में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। दो कमरे जिनमें सालों की तंगी और परेशानियां दीवारों पर जमी हुई थी, आज और भी छोटे लग रहे थे। खिड़की से आती धूप तक जैसे थकी हुई थी। माँ बार बार अपने पल्लू को ठीक कर रही थी, जैसे किसी अनजाने डर को छुपा रही हो। तभी पड़ोस की चाची शारदा देवी, जो अपने आप को बड़े घरों की जानकार मानती थी, अंदर आई। उनकी आवाज़ में ज़रूरत से ज़्यादा मिठास थी। अरे भाभी, आज तो किस्मत खुद चलकर आपके दरवाजे पर आई है। आपकी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उनकी आंखों में वही चमक थी जैसे किसी दलाल की होती है जब सौदा पक्का होने वाला हो। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उम्मीद और डर के बीच झूलती निगाहों से उन्हें देखा। पिताजी चुपचाप खाट पर बैठे थे। सामने रखी पुरानी तस्वीर को घूरते हुए बोले, शारदा बहन, हमें बड़े सपने नहीं चाहिए, बस हमारी लड़की सुरक्षित रहे, यही काफ़ी है। शारदा देवी हंस पड़ी। अरे सुरक्षा ही सुरक्षा है भाई साहब। लड़का करोड़ों का मालिक है। शहर के बाहर इतना बड़ा घर की रास्ता ढूंढते ढूंढते आदमी थक जाए। नौकर चाकर, गाड़ियाँ, कारोबार, सब कुछ है। आपकी बेटी को अब रोटी की नहीं, तिजोरी की चिंता होगी। माँ की आंखों में पल भर के लिए जैसे चमक तैर गई। मैं पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद पहली बार किसी ने हमें गरीब नहीं, किस्मत वाला कहा था। लेकिन पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। इतना सब है तो कोई कमी भी होगी। बिना दाग का कपड़ा बाजार में नहीं मिलता। शारदा देवी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, कमी नहीं कहेंगे, बस दिमाग का थोड़ा कमजोर है। डॉक्टर के पास दिखाते रहते हैं। घर में जैसे हवा ही रुक गई। माँ के चेहरे से रंग उड़ गया। पिताजी गुस्से से खड़े हो गए। क्या तमाशा है ये? उनकी आवाज़ काँप रही थी। मेरी बेटी कोई सौदा नहीं है कि आप उसे बीमार इंसान के साथ बांध दे। शारदा देवी बिना झिझक मुस्कुराई। अरे भाई साहब, बीमार नहीं है, बस सीधा है, भोला है। आजकल के लड़के जैसे चालाक नहीं, जो कहोगी मानेगा, जहाँ बैठाओगे वहीं बैठेगा। आपकी बेटी समझदार है, संभाल लेगी। उन्होंने आवाज़ और धीमी कर ली। और सोचिए, जब पति खुद कुछ समझेगा नहीं तो सारा राज किसके हाथ में होगा? आपकी बेटी के। इतना पैसा, इतनी संपत्ति, जिंदगी पलट जाएगी आप लोगों की। उनका आखिरी वाक्य माँ के दिल में उतर गया। मैं देख सकती थी कि माँ अपने दर्द, बीमारी और रोज की कमी से हार चुकी थी। हर रात दवा का हिसाब, हर सुबह जेब खाली, ये सब उन्हें तोड़ चुका था। शारदा देवी के जाते ही घर में बहस शुरू होगी। छोटी बहन ने रोते हुए कहा कि दीदी, लोग क्या कहेंगे? मैंने कड़वाहट से जवाब दिया, कौन लोग? वही जो हमारे टूटे फर्श पर पैर रखकर नाक सिकोड़ते हैं, वही जिन्होंने माँ की दवाइयों का खर्च भी कभी नहीं पूछा। मुझे वो दिन याद आया जब एक अमीर घर से रिश्ता आया था और उन्होंने पानी का गिलास ये कहकर छोड़ दिया कि पता नहीं कैसा पानी है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। उस दिन मैं अंदर से मर गई थी। बहन बोली, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं चिल्ला पड़ी, गरीबी भी सब कुछ नहीं छोड़ती। जब माँ दर्द से तड़पती है और हम दवा नहीं ला पाते, तब शांति कहाँ होती है? जब पिताजी बिना काम के लौटते हैं, तब सुकून कहाँ होता है? मैंने गहरी सांस ली। ये मेरी खुशी नहीं, हमारे हालात का फैसला है। उसी वक्त पिताजी कमरे में आए। उनके हाथ में डॉक्टर की पर्ची थी। चेहरे पर ऐसी थकान जैसे सालों का बोझ एक पल में उतर आया हो। धीमी आवाज में बोले, डॉक्टर कहता है तुम्हारी माँ का इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। हर इंजेक्शन हजारों का है। उनकी आवाज़ काँप रही थी। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? वो वहीं ज़मीन पर बैठ गए। एक मजबूत इंसान का इस तरह टूटना किसी क़यामत से कम नहीं होता। अब फैसला हो चुका था। ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी का नहीं, मेरी माँ की ज़िंदगी का सवाल था। मैं उनके पास गई, उनके हाथ थाम कर बोली, पिताजी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द, बेबसी और एक बेटी की कुर्बानी का बोझ था। बस इतना ही कह पाए। बेटी, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने तभी कहा कि आपकी बेटी कमज़ोर नहीं है। पिताजी, मैं सब संभाल लूँगी, आप बस माँ की चिंता मत कीजिए। उस रात हमारे घर में कोई नहीं सोया। आंसुओं और सिसकियों के बीच मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा तय हो चुका था। मैंने स्वर्ग खरीदा या नर्क का टिकट, ये अब वक्त ही बताएगा। जिस दिन मेरी शादी थी, मुझे लेने जो गाड़ी आई वह इतनी बड़ी और शानदार थी कि उसमें पूरी गली समा सकती थी। मैं जब उस ठंडी मगर सुकून भरी गाड़ी में बैठी तो अपने घर का शोर, बहनों की हंसी और माँ की लोरियाँ बहुत याद आई। मैंने अपने आंसुओं को अंदर ही निगल लिया। अब रोना मना था। वो बंगला किसी ख्वाबों के महल जैसा था। ऊंची दरवाजे, संगमर के फर्श और छतों पर लटके झूमर सितारों की तरह चमक रहे थे, मगर उस सारी चमक में एक अजीब ठंडक और वीरानी थी। मेरे स्वागत के लिए सास उमा देवी और दो ननंद प्रिया और नेहा ऐसे खड़ी थी जैसे किसी मेहमान का नहीं बल्कि नई खरीदी हुई चीज़ का इंतजार कर रही हो। बड़ी ननंद प्रिया ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोली, तो ये है वो अनमोल नमूना जो माँ ने भाई के लिए चुना है, इसे अंदर ले आओ।
मेरी सास उमा देवी ने नौकरानी को हुक्म दिया और मेरे पास आकर बोली, इस घर में सांस लेने के भी नियम है। पहला, जुबान बंद रखना। दूसरा, जो कहा जाए वह चुपचाप करना। और तीसरा, हमारी सोसाइटी में हमें शर्मिंदा मत करना। समझ गई? ये स्वागत नहीं, एक सख्त चेतावनी थी। मेरा दिल बैठ गया। जिस महल के ख्वाब देखे थे वह तो एक खूबसूरत जेल निकला। मुझे जिस कमरे में लाया गया वह हमारे पूरे घर से बड़ा था। हर चीज़ कीमती मगर बेजान। बिस्तर पर विहान बैठा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि सब कह रहे थे कि तुम आओगी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीमे से कहा, मीरा। वो बोला, मीरा अच्छा नाम है तुम्हारा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने खिलौनों की गाड़ी से खेलने लगा। मेरा सिर चकरा गया। यह इंसान तो अपना सवाल भी भूल जाता। मेरी पूरी ज़िंदगी इस खाली दिमाग वाले इंसान के साथ अब गुजरने वाली थी। अचानक वो खेल छोड़कर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी गहरी चमक आई, जो उसके मासूम चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। या सब झूठ बोलते हैं? उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं उस बात का मतलब समझ पाती, वो खिलखिला कर हंसा और अपनी गाड़ी चलाने लगा। देखो मेरी गाड़ी कितनी तेज चलती है। मेरे जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई। ये क्या था? अगली सुबह मैं मंदिर की आरती की आवाज़ के साथ उठ गई। कमरे के कोने में आसन बिछाया, दिया जलाया और पूजा करने बैठ गई। जैसे ही मैंने आंख मूंदी और मंत्र जापना शुरू किया, हॉल्स में सबसे तेज आवाज़ में फिल्मी गाने बजने लगे। शोर शराबे वाले नाच गाने के गीत वो जानबूझकर इतनी तेज बजाए गए थे कि मेरे कानों में दर्द होने लगे। किसी तरह मैंने पूजा पूरी की और बाहर आई तो प्रिया और नेहा सोफे पर बैठे चाय पीते हुए हंस रही थी। अरे नेहा देखो, हमारी नई सत महात्मन ने सुबह सुबह भजन पाठ शुरू किया है, प्रिया ने तंज कसते हुए कहा। मैंने शांत लेकिन मजबूती से जवाब दिया, भक्ति का मजाक नहीं उड़ाया जाता। इस घर में भगवान का नाम लिया जा रहा है, इस पर आपको गर्व होना चाहिए। तभी मेरी सास उमा देवी रसोई से बाहर आई। उनकी आंखों में गुस्सा और तिरस्कार झलक रहा था। हमारे घर में मस्ती, पार्टियां और संगीत चलता है। यह आरती, पूजा और भगवान का नाम तुम्हारे मिडिल क्लास संस्कारों को मुबारक हो। यहाँ ये नहीं चलेगा। वो मेरे पास आई और मेरे पैरों के पास एक झाड़ू फेंकते हुए बोली, लो तुम्हारा पहला काम जाकर स्टोर रूम साफ करो। इस घर में तुम्हारी असली जगह वही है। उनके लहजे और अंदाज से साफ था कि मैं बहू नहीं बल्कि एक बेजुबान नौकरानी बनकर इस घर में आई हूँ। रसोई की ठंडी दीवार से टिक टिक कर मैं अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। नाश्ते की मेज पर भी ताने और मजाक जारी रहे। प्रिया और नेहा मेरी हर हरकत पर ऐसे हंसी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सर्कस का जानवर हूँ। तभी विहान मेरे पास आया और खामोशी से मेरी प्लेट में एक बिस्कुट रखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। उसकी ये छोटी सी अदा मेरे जख्मों पर मरहम बन गई थी, लेकिन यह सुकून बहुत छोटा था। दोपहर में भी मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। हमेशा की तरह उनका लहजा अहंकार से भरा था। आज शाम मेरी सहेलियां आ रही हैं, पार्टी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी महफिल में कोई ड्रामा हो। तुम किचन में रहना और जब बुलाया जाए तो फिर चाय की ट्रे लेकर आना। मैंने कहा, जी माँ जी, और धीरे से सर झुकाया। फिर वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ये कफन जैसे कपड़े पहनकर बाहर मत आना। अलमारी में बहुत से महंगे डिज़ाइनर सूट हैं, उनमें से कोई पहन लेना। मैं अपनी सहेलियों के सामने तमाशा नहीं बनवाना चाहती कि हमने अपने करोड़पति बेटे के लिए किसी गांव से भिखारिन उठा ली है। उनके हर शब्द ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। कमरे से निकलते हुए मेरे कानों में पिताजी की बात गूंज रही थी, सहनशीलता और भगवान के प्रति कृतज्ञता का दामन कभी मत छोड़ना। मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन अपने असूलों और पहचान पर समझौता भी नहीं करूंगी। शाम को जब मेहमान आने लगे तो हर घर में महक उठा। मैंने अपना सादा और परेदार लिबास पहना और रसोई में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद मुझे आवाज़ दी गई। मैं चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर लाउंज में पहुंची। जैसे अंदर दाखिल हुई सारी बातें थम गई। 20 के करीब औरतें महंगे कपड़ों और गहने में लदी थी। मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूँ। मैंने नज़रें झुकाकर ट्रॉली मेज के पास रखी और कप निकालने लगी। उमा जी, ये कौन है? नई नौकरानी रखी है क्या? एक औरत ने अपने चश्मे से ऊपर से झांकते हुए पूछा। इस पर प्रिया और नेहा की दबी हुई हंसी के फव्वारे फूट पड़े। मेरी सासू उमा देवी मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं रमा, ये विहान की पत्नी है, नाम है इसका मीरा। थोड़ी पुराने विचारों वाली है। पुराने विचार नहीं, सनातनी कहो। एक और औरत ने ताना मारा। दूसरी बोली, हमें तो लगा तुम्हारी बहू तो मॉडर्न होगी, फैशन में सबको पीछे छोड़ देगी, पर तुमने तो घर में कोई तपस्वी रख ली है। मेरी ननंद प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, इसके आने से तो घर में आश्रम का माहौल बन गया है। सबकी हंसी फिर से गूंज उठी। मैं चुपचाप अपना काम पूरा करने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं थी, ये मेरे पिताजी की परवरिश, मेरी माँ के संस्कार और मेरे धर्म का अपमान था। किचन में पहुंचते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने पैसों के लिए ये सब कुछ कबूल तो किया था, पर क्या इज्जत और आत्मसम्मान की कीमत पर यह सौदा बहुत महंगा नहीं था?
अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने चौंक कर देखा, विहान खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। तुम रो क्यों रही हो? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसे कैसे पता चला कि मैं उनकी बातों पर रो रही हूँ? मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन उसने अजीब लहजे में कहा, तुम उनकी बातें मत सुना करो। इससे पहले कि मैं उसके उस गैर मतलब के जुमले पर कुछ सोच पाती, वह फिर से अपने मचलते हुए अंदाज में लौट आया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम चोर बनो। मैं उसे बस देखती रह गई। यह इंसान एक पहेली था। एक पल वो बिल्कुल मासूम बच्चे जैसा लगता और अगले ही पल उसके मुंह से ऐसी बात निकलती जो उसके मानसिक हालात से मेल नहीं खाती। मेहमानों के जाने के बाद घर में जैसे तूफान आ गया। मेरी सास उमा देवी, ननंद प्रिया और नेहा तीनों मुझ पर टूट पड़ी। तुमने आज हमें पूरी बिरादरी में मजाक बना दिया। उमा देवी चीख रही थी। सब लोग हम पर हंस रहे थे और ये सब तुम्हारे इस हुलिये की वजह से हुआ है। प्रिया ने नफरत भरे स्वर में कहा, माँ मैंने आपसे कहा था ना, ये हमारे स्टेटस के लायक नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मेरा लिबास मेरा गर्व है, मेरी शर्मिंदगी नहीं। मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। उमा देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जुबान चलाना सीख लिया है। अब देखो लड़की, यहाँ तो इस घर में हमारे तरीके से रहो या फिर ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। कल तक फैसला कर लो, तुम्हें अपनी पुरानी सोच चाहिए या महल। यह एक अल्टीमेटम था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कहाँ जाती? इस महल के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं था। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए उम्मीद नहीं बल्कि एक फैसला लेकर उगा था। सारी रात मैं अपनी पूजा की चटाई पर बैठी रोती रही और ईश्वर से मदद और राह दिखाने की प्रार्थना करती रही। उमा देवी की बात मेरे सिर पर तलवार की तरह लटक रही थी। मैं अपनी सिद्धांतों पर कायम रहना चाहती थी, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सुबह जब मैं नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई तो घर में कुछ अलग सी हलचल थी। आज मेरा देवर आर्यन 2 महीने बाद बिजनेस टूर से लौट रहा था। आर्यन विहान का छोटा भाई था, पर अक्ल, चालाकी और रौनक में उससे बहुत आगे। घर और कारोबार दोनों में उसी की चलती थी। उमा देवी और उनकी बेटियां उसकी हर बात पर जान देती थी। करीब 9:30 बजे एक चमचमाती काली मर्सिडीज पोर्च में आकर रुकी और उसमें से आर्यन उतरा। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। महंगा सूट, कीमती घड़ी और आंखों पर ब्रांडेड चश्मे। घर में कदम रखते उसने माँ और बहनों को गले लगाया। उसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो सिर पर दुपट्टा लपेटे एक कोने में खड़ी थी, तो उसकी आंखों में घृणा की लहर दौड़ गई। उसने अपनी माँ से धीरे से पूछा, ये कौन है? उमा देवी ने थूकते हुए लहजे में कहा, तुम्हारी भाभी मीरा। आर्यन जोर से हंस पड़ा। भाभी? वो भी ये? सच में माँ, आपको भाई के लिए यही मिली थी? लगता है घर में नौकरानी की कमी ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसके स्थाने पर प्रिया और नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने आंसू रोकते हुए पानी का घूंट निगला और चुपचाप वापस रसोई में चली गई। मुझे अब साफ समझ में आ गया था कि मेरे लिए मुसीबत का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पूरा दिन आर्यन घर पर रहा। वो कभी लैपटॉप पर काम करता, कभी फ़ोन पर किसी पर गुस्सा निकालता और अपनी माँ और बहनों पर हुक्म चलाता। लेकिन विहान आर्यन के सामने आते ही वह बिल्कुल दबा हुआ नजर आता, मानो भीगी बिल्ली हो। वह अपने भाई से डरता था और उसके सामने आते ही किसी कोने में सिमट जाता। दोपहर में जब मैं अपने देवर को पानी देने गई, वह लिविंग रूम के सोफे पर बैठा गुस्से में फ़ोन पर किसी से कह रहा था, मैंने कहा ना, मुझे वह डील हर हाल में चाहिए। अगर वह कागजात पर साइन नहीं करता तो उसे उठवा लो। उसकी आवाज़ में डर नहीं बल्कि धमकी थी। मैं वहीं ठिठक गई। यह कैसा कारोबार करता था यह आदमी? उसने गुस्से में फ़ोन बंद करते हुए मेज पर रखा, पेपर वेट उठाकर कालीन पर फेंक दिया। विहान जो पास ही फर्श पर बैठा अपनी रंगीन पेंसिलों से चित्र बना रहा था, इस हरकत से डरकर उछल पड़ा। उसकी कोहनी मेज के कोने से टकराई और उसके हाथ से एक पेंसिल छूटकर आर्यन के महंगे चमड़े के जूतों के पास आ गिरी। तुम्हें दिखाई नहीं देता? पागल कहीं के! आर्यन उस पर दहाड़ा। मेरा मूड पहले ही खराब था, अब तुमने ये गंद मचा दिया। उठो यहाँ से। विहान सहम कर दीवार से लग गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आगे बढ़ी कि पेंसिल उठा लूँ, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। विहान जो डरा हुआ सहमा नजर आ रहा था, धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और कांपते हुए पेंसिल की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो झुका, उसने बेहद हल्के और चालाक अंदाज में अपने पैर से कालीन को हल्का सा धक्का दिया। यह हरकत इतनी मामूली और तेज थी कि शायद किसी ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी और मेरी नज़र उसी पर थी। उसके पैर की ठोकर से कालीन में एक सिलवट पड़ी और आर्यन के पांव के पास रखी एक अहम फाइल जिस पर वह काम कर रहा था फिसल कर सोफे के नीचे चली गई। आर्यन अपने फ़ोन कॉल से इतना व्यस्त था कि उसे कुछ पता ना चला। विहान ने पेंसिल उठाई, एक नज़र मुझ पर डाली, ऐसी नज़र जो सिर्फ एक पल के लिए उसके चेहरे पर आ गई और फिर गायब हो गई। उस नज़र में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी समझदारी और गहराई थी। फिर वह वापस अपनी जगह जाकर चुपचाप रंग भरने लगा। मेरा दिल धक से रह गया। ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक सोचा समझा प्लान? जिस तरह उसने फाइल को छुपाया था, वह किसी मासूम या कम अकल बच्चे का काम नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हुआ। इस घर में हर कोई एक किरदार निभा रहा था।
हर चीज़ पर एक मुखौटा था, लेकिन सबसे खतरनाक मुखौटा शायद उसी के चेहरे पर था जिसे मैं अब तक सबसे मासूम समझ रही थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बेचैन रात थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और बार बार मेरी आंखों के सामने वही मंजर घूमता जा रहा था। विहान का पैर कालीन की सिलवट और सोफे के नीचे छिपाई हुई फाइल। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यह किसी तेज दिमाग की बारीकी से चली हुई शतरंज की चाल थी। और इस खेल में मैं किसी समझदार खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक मोहरे की पत्नी बन चुकी थी। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। अगर विहान का मानसिक रोग केवल एक नाटक है, तो वह असल में कौन है? उसके पीछे छिपा चेहरा दोस्त का है या फिर दुश्मन का? क्या वह भी इस कैद खाने का एक कैदी है या इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी? उसकी मासूम बातें, बच्चों जैसी हरकतें, और फिर अचानक उसकी आंखों में उभरने वाली वह गहरी चाल, सब कुछ जान लेने वाली समझदारी। मुझे लगा जैसे मैं किसी भंवर में फंस गई हूँ। मैंने ठान लिया कि अब मैं विहान को रहम नहीं, बल्कि एक जासूस की निगाह से देखूंगी। अगली सुबह जब मैं उठी तो घर में तूफान मचा हुआ था। आर्यन शेर की तरह इधर उधर टहल रहा था। वह फाइल उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी थी। वह घर के हर नौकर पर जानवरों की तरह चिल्ला रहा था। कहाँ है वो फाइल? रामू काका, धरती फट गई या आसमान निकल गया? सच बताओ, वरना आज तुम्हारी नौकरी और पेंशन दोनों का आखिरी दिन होगा। साहब, मुझे कुछ नहीं पता। बूढ़ा कर्मचारी हाथ जोड़कर काँप रहा था। नहीं पता क्या? आर्यन ने पास में रखे बड़े फूलदान को जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस घर में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और इतनी अहम फाइल गायब हो गई। निकलो यहाँ से। तुम सब बेकार हो, दफा हो जाओ। मेरी सास उमा देवी और ननंद खामोशी से यह तमाशा देख रही थी। उनके चेहरे पर भी चिंता थी। मुझे लग रहा था कि फाइल में कोई ऐसा राज छुपा है जो पूरे खानदान की नींव हिला सकता है। मैंने विहान को देखा। वो बड़े सुकून से कोने में बैठा रंग बिरंगी ब्लॉक्स जोड़ रहा था, जैसे उसे इस पूरे माहौल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैंने नोट किया कि जब कोई ध्यान देने वाली बात होती है तो उसके हाथ एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं और नज़रें बॉक्स पर टिक जाती हैं, जबकि कान पूरी तरह से आर्यन की बातें सुनने में लगे रहते हैं। मैंने उसे आजमाने का फैसला किया। मैंने एक अखबार उठाया और उसके पास बैठकर जानबूझकर कारोबार की खबर ऊंची आवाज़ में पढ़नी शुरू की। शेयर बाजार में तेज गिरावट, शास्त्री ग्रुप के शेयरों की कीमतें गिरी। फिर मैंने धीरे से पूछा, विहान, ये मंदी क्या होती है? उसने ब्लॉक से नज़र उठाई और अखबार को देखा। अखबार में खबर के साथ एक चिन्ह था, बियर मार्केट। उसने तस्वीर पर उंगली उठाकर मुस्कुराया और कहा, देखो मीरा, कितना बड़ा अमीर है। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अमीर को जब भूख लगती है तो वह सब कुछ खा जाता है, सब खत्म कर देता है। ये बच्चे जैसा जवाब था, लेकिन स्टॉक मार्केट की मंदी की सबसे बेहतरीन और खौफनाक व्याख्या भी थी। मेरे शरीर पर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि वह न सिर्फ नाटक कर रहा था, बल्कि इंतहाई खतरनाक था। उसी शाम जब मैं रसोई में अपने कमरे की ओर जा रही थी, मेरा देवर आर्यन ने मुझे कॉरिडोर में रोक लिया। उसकी आंखें नशे से लाल थी और चेहरा शक से भरा था। मैंने तुम्हें सब कुछ देखते हुए महसूस किया है। क्या तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो? वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी शराब की सांस मुझे महसूस हुई और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर तुमने ये ड्रामा ख़त्म ना किया और एक मजबूत पत्नी की तरह व्यवहार करना शुरू नहीं किया, तो मैं सिर्फ एक फ़ोन करूँगा। तुम्हारे पिता किसी झूठे केस में जेल में होंगे और बहनों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। उसने मुझे दीवार से लगा दिया। मेरा दिल धड़कने लगा। तो फैसला करो, मेरी बात मानोगी या अपने खानदान की बर्बादी देखोगी? जैसे उसने हाथ बढ़ाया, हमारे कमरे से कुछ टूटने की जोरदार आवाज़ आई। क्रैक और विहान की दिल दहला देने वाली चीख उठी। मेरा सबसे प्यारा खिलौना टूट गया। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, लानत है इस महनूस पर। इस घर में एक मुसीबत कम थी, अब दूसरी भी है। वह मुझे छोड़कर गुस्से से बड़बड़ाने लगा और कमरे की ओर बढ़ा। मैं कांपती हुई दीवार से लग गई। विहान ने मुझे फिर बचा लिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। कुछ ही पल बाद विहान अपने कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह अभी भी सिसकियां ले रहा था, लेकिन नज़रें मुझ पर थी। उसने बिना किसी को देखे टूटे खिलौने उठाने शुरू किए। फिर उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, यह सिर्फ तुम्हारे लिए थी। इस घर की दीवारें भी सुनती हैं, निर्भर रहो। ये एक स्वीकारोक्ति थी, एक चेतावनी, एक खुफिया गठबंधन की घोषणा। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस घर में अपना सबसे खतरनाक और ताकतवर साथी ढूंढ लिया है। उस रात के बाद मेरे और विहान के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। अब हर लफ्ज़ों से ज़्यादा आंखों से बात करते। कमरे में अकेले होते ही उसके चेहरे पर मासूमियत उतर जाती और वह थका हुआ समझदार इंसान नजर आता। एक रात मैं किचन से पानी लेने गई तो लाउंज से आती आवाज़ों ने मुझे ठहरने पर मजबूर कर दिया। देवर आर्यन, सास उमा देवी और दोनों ननंद वहीं बैठी थी। मैं दीवार के कोने से उनकी बातें सुनने लगी। माँ, हमें जल्द से जल्द विहान को कानूनी तौर पर मानसिक रूप से पागल साबित करवाना होगा। ये आर्यन की आवाज़ थी। एक बार डॉक्टर की रिपोर्ट बन गई तो मैं उसकी सारी संपत्ति का पावर ऑफ अटर्नी हासिल कर लूँगा। उसकी शादी करवाना उसके मसूबे का पहला कदम था, ताकि सबको यकीन हो जाए कि उसे एक निगरानी की ज़रूरत है।
लेकिन उस लड़की का क्या करेंगे? मेरी सास उमा देवी ने आर्यन से पूछा। वह जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें, आर्यन ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा। उस जैसी लड़कियों को काबू में करना मुझे अच्छी तरह आता है। एक बार जायदाद हमारे नाम हो जाए फिर उसे ऐसा धक्का देंगे कि ये सीधी अपनी बाप की झोपड़ी में जा गिरेगी, और अगर उसने मुंह खोला तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। आर्यन की आवाज़ में जो खौफ और दहशत थी उसने मेरे पैरों तले ज़मीन से खिसका दी थी। ये लोग सिर्फ दौलत के भूखे नहीं थे, ये कातिल थे। वे विहान की ज़िंदगी और उसकी हर चीज़ पर कब्जा करना चाहते थे, और मैं उनके रास्ते का सबसे बड़ा खतरा थी। मैं कमरे की तरफ भागी। मेरा दिल डर और घबराहट से हथौड़ों की तरह धड़क रहा था। कमरे में जाकर मैंने विहान को देखा। वह गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। मैं उसके पास बैठी और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे उस शख्स पर तरस आ रहा था जिसके अपने ही जान और माल के दुश्मन बन चुके थे। अगले 2 दिन मेरे शरीर पर तनाव का बोझ रहा। मैं हर वक्त चौकस और सहमी रही। आर्यन की धमकियाँ और उसके मंसूबे का डर मेरे मन में घर किए हुए थे। मैं विहान से बात करना चाहती थी, उसे सब बताना चाहती थी कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। शुक्रवार की शाम आर्यन ने ऐलान किया कि उसके कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। एक छोटी सी पार्टी है। वह लाउंज में खड़ा होकर बोला और फिर मेरी तरफ मुड़कर हुक्म दिया, हमारे मेहमानों के सामने कोई तमाशा मत खड़ा करना, बस चुपचाप काम करना। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बज उठी। रात 8 बजे मेहमान आने लगे। 2 3 चमकती गाड़ियों से उतरे। 6 7 युवक जैसे ही वो उतरे वे ऊंची आवाज़ में हंसते और बोले लाउंज में आए। उनका रवैया बेबाक और बेपरवाह था। उनमें से एक, जिसका नाम शायद अजय था, सबसे ज़्यादा बदतमीज लग रहा था। उसकी गंदी नज़रें घर के नौकरों से होती हुई प्रिया और नेहा पर भी पड़ रही थी, जो उसका ध्यान पाकर खुश हो रही थी। लाउंज सिगरेट के धुएं से भर गया। मैं किचन में उनके लिए खाने पीने का सामान तैयार करी थी। दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मेरी सास उमा देवी आई और बोली, जाओ उन सबके लिए चाय बना दो। मैंने चाय की ट्रॉली तैयार की। हाथ काँप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी इज्जत ट्रे पर सजाकर भूखे भेड़ियों के सामने जा रही हूँ। किचन से बाहर निकलते ही मैंने कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर विहान खड़ा था। खिड़की के पास बाहर की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा मासूम नहीं था, बल्कि जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया। आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला था। शायद ऐसा कि घर की हर दीवार हिल जाए। ट्रॉली का पहिया कालीन पर मनहूस आवाज़ करता हुआ गुजर रहा था, जैसे मेरे अंजाम का ऐलान कर रहा हूँ। मैंने गहरी सांस ली और लाउंज में कदम रखा। अंदर का माहौल मेरी कल्पना से भी बुरा था। 7 8 लड़के सोफे पर बैठे, सिगरेट का धुआं और हंसी का शोर था। प्रिया और नेहा ऐसे मतलब हंस रही थी जैसे ये उनके भाई के नहीं बल्कि उनके दोस्त हो। आज अचानक एक ने बुलंद आवाज़ में कहा, हमारी भाभी पर्दे में पधार रही हैं। अजय ने अपनी तीखी नज़रें मुझ पर गाड़ते हुए कहा, भाभी जी, हमसे कैसा पर्दा। मैंने उसकी बात नज़रअंदाज की और चाय के कप निकालने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ फेंक कर भाग जाऊं। आर्यन ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, हमारे दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे रसोई में काम है, मैंने हिम्मत करके धीरे स्वर में कहा। तभी अजय अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया। उसने कहा कि हम तुम्हें देखे बिना नहीं जाएंगे। पहले ये नकाब हटा दो, हम भी तो देखना चाहते हैं तुम्हारा चांद सा चेहरा। कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। दूर रहो मुझसे, मेरी आवाज़ में डर झलक रहा था। अरे तुम तो गुस्सा कर गई, वो बोला। अजय के साथ आर्यन और उसके बाकी दोस्त बदतमीजी करने लगे। मैंने कहा, ना, एक बार चेहरा दिखा दो, छोड़ो बाजू मेरी। बेशरम इंसान। मैं पहले बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अजय ने मेरी बाजू मजबूती से पकड़ ली। ये मेरी सहनशीलता की सीमा थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। कमरे में एक पल के लिए मौत सी खामोशी छा गई। अजय का चेहरा भयभीत और चौंक गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, वह चीखा। वह सोच ही रहा था कि मैं सिर्फ एक मामूली लड़की हूँ। उसी समय लाउंज के दरवाजे से एक बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी मजबूत आवाज़ गूंजी, इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सबने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। मैंने भी आंसू भरी आंखों से देखा। वहां विहान खड़ा था, लेकिन वह विहान नहीं था जिसे यह घर जानता था। उसके कंधे सीधे थे। आंखों में मासूमियत की जगह एक जलती हुई आग थी, और चेहरे पर वर्षों की समझ और संयम का प्रभाव था। उसका पागलपन और मानसिक कमजोरी का स्वर गायब था। आर्य ने विहान से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसने कहा, चलो अपने कमरे में जाकर खेलो। उसने आर्यन को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसकी नज़रें सिर्फ अजय पर टिकी ही थी, जो अभी भी मेरी बाजू पकड़कर खड़ा था। विहान ने धीरे से कहा, मेरी पत्नी का बाजू छोड़ दो। उसकी आवाज़ में ऐसी गंभीरता और डर था कि अजय ने तुरंत मेरा बाजू छोड़ दिया, जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। विहान धीरे धीरे कमरे के बीच में आया। उसकी चाल में अजीब सी ताकत और आत्मविश्वास था। वह सीधे आर्यन के सामने रुका। तुम लोगों ने क्या समझा था? विहान की आवाज़ धीमी लेकिन किसी दहाड़ से ज़्यादा भयभीत थी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हर चाल और साजिश को समझ सकता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरी तबीयत ठीक है, विहान ने कहा। अगले ही पल उसने हाथ उठाया और आर्यन के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा।
कमरे में भगदड़ मच गई। विहान ने आर्यन को पकड़ा, उसे बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की? वह चीख रहा था। पहले तुमने मेरी संपत्ति छीनने की कोशिश की और अब मेरी पत्नी पर हाथ उठाया। उस वक्त विहान एक घायल शेर की तरह था जो अपने शिकार को चीर रहा था। उमा, मेरी सास और ननंद शोर सुनकर भागकर वहां आई। हाय भगवान, ये क्या हो रहा है? विहान, छोड़ दो मेरे बेटे को, उमा देवी चीख रही थी और मैं वहीं खड़ी थी। सच के आलम में मेरे आंसू सूख चुके थे। जिस शख्स को मैं अपना सबसे बड़ा बोझ समझती थी, लेकिन वह मेरा रक्षक बनकर खड़ा था। ड्रामा खत्म हो चुका था और असली कहानी अब शुरू हुई थी। आर्यन के दोस्त उसे बेसुध हालत में उठाकर किसी भूत की तरह घर से भाग गए। लाउंज में अब सिर्फ हम 5 लोग रह गए। आर्यन फर्श पर पड़ा रहा था और उमा देवी, प्रिया और नेहा तीनों से ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजनबी दिख गया हो। उनके चेहरे पर खौफ, हैरत और डर की मिलीजुली अभिव्यक्ति थी। विहान, क्या तुम पागल हो गए हो? उमा देवी ने हकलाते हुए खामोशी तोड़ी। तुमने अपने भाई पर हाथ उठाया? विहान एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा। ये मेरा भाई नहीं है और तुम मेरी माँ नहीं हो। ये सुनकर तीनों औरतों के चेहरे पर जैसे बम फूट गया हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उमा देवी की आवाज़ काँप रही थी। विहान मेरी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। फिर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर वह तीनों की ओर मुड़ा। आप लोग 20 साल से यही करते आ रहे हैं। मैंने सब सुना था। जब मेरे पिता का निधन हुआ, जब मैं छुप कर सब सुन रहा था। आर्यन और मेरी सौतेली माँ क्या मंसूबे बना रहे थे? ये झूठ है, प्रिया चीखी। विहान एक जिसमें दर्द और विजय दोनों शामिल थे। मैंने सुना कि तुम लोग मुझे पागल साबित करके मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते थे, मुझे पागल खाने में फेंकना चाहते थे। मैं बच्चा था, डर गया तो मैंने वही करना शुरू किया जो तुम लोग मुझसे बनाना चाहते थे। 20 साल तक मैं इस घर में साया बनकर रहा, तुम्हारी हर बात सुनी, साजिश देखी। उसने आर्यन की ओर इशारा किया। तुमने कारोबार से करोड़ों रुपए चुराए और तुम दोनों ने मेरे पिता के जेवरात बेच डाले। तुम सब ने मेरे पिता की दौलत पर ऐश की और मुझे एक कोने में फेंक दिया। उमा देवी के शब्द खत्म हो गए। विहान ने कहा, तुम लोगों ने सोचा कि इस लड़की से मेरी शादी करवाकर अदालत में ये साबित कर दोगी कि मुझे निगरानी की जरूरत है। ये तुम्हारी आखिरी चाल थी, लेकिन तुमने गलती कर दी। तुमने मेरे लिए इस घर में एक ऐसा इंसान लाया जिसमें जमीर जिंदा था। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें मेरी वजह से जो सहना पड़ा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब और नहीं। फिर उसने फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल किया। हेलो वकील साहब, मैं विहान बात कर रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे तमाम कागजात लेकर घर आए। फ़ोन रखकर उसने उमा देवी की ओर देखा। आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या आज रात चुपचाप इस घर से चले जाएं, सिर्फ अपने कपड़े लेकर, या फिर कल मेरे वकील और पुलिस का सामना करें। मेरे पास आपके खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या और साजिश के सारे सबूत हैं। आर्यन दर्द से कराह रहा था, नफरत से बोला, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। कीमत तो तुम लोग 20 साल से वसूल रहे थे। विहान ने सर हिलाकर जवाब दिया, अभी हिसाब चुकाने की बारी है। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। उसका लहजा मजबूत और पूरा था। चलो मीरा, उसने नरमी से कहा, इस गंदगी की सफाई का वक्त अब आ गया है। वह मुझे लाउंज की तबाही से निकाल कर अब हमारे कमरे की ओर ले गया। पीछे उमा देवी, प्रिया, नेहा और फर्श पर पड़ा आर्यन अपने बनाए हुए नरक के मलबे पर बैठे थे। कमरे में पहुंचकर मैंने कांपते हुए पूछा, आपने ये सब अकेले कैसे सहा? उसने गहरी सांस ली, जैसे वह 20 साल का जहर बाहर निकाल रहा था। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वह बर्दाश्त करना सीख ही जाता है। विहान की आवाज़ में गहरा दर्द था। मैं तब एक बच्चा था जब अपने पिता की मौत के बाद मैंने उन्हें साजिश करते सुना। मैं हमेशा डरता रहा। मुझे पता था कि अगर मैंने भी अपनी पहचान जाहिर की तो मुझे किसी न किसी तरह से रास्ते से हटा देंगे। इसलिए मैंने भी वही बनने का फैसला किया जो वे मुझे देखना चाहते थे, एक पागल लड़का। यही मेरी सुरक्षा ढाल थी, मेरा हथियार था। लेकिन यह बहुत मुश्किल रहा होगा, मैंने कहा। मुश्किल यह तो नरक था, उसने बोला। हर रोज अपने पिता के हथियारों के साथ रहना, उसकी नफरत भरी नजरें बर्दाश्त करना, उनके ताने सुनना और फिर भी मुस्कुराते हुए पागल का किरदार निभाना। मैं अंदर ही अंदर मर रहा था। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वही सही वक्त तुम लेकर आई। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार मैंने कृतज्ञता देखी। जब मैंने तुम्हें हर जुल्म सहने के बाद भी रातों को उठकर ईश्वर के सामने रोते हुए देखा तो मुझे हिम्मत मिली। मुझे लगा कि अगर तुम इतनी बहादुर हो सकती हो तो मुझे भी अपना हक लेना चाहिए। तुमने मुझे वो हौसला दिया जो मैं 20 साल में जुटा ना सका। उसके बयान ने मेरे दिल को छू लिया। मेरे आंसू बह निकले, लेकिन यह केवल सहानुभूति के आंसू नहीं थे, एक अजीब सी खुशी और गर्व के आंसू थे। अगली सुबह 10 बजे वकील आ गया। विहान अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बेहतरीन पोशाक पहनी थी और उसके चेहरे पर मालिक का आत्मविश्वास और रोब झलक रहा था। उमा देवी, आर्यन और दोनों ननंद लाउंज में अपराधियों की तरह सिर झुकाकर बैठी। वकील साहब ने अपनी ब्रीफ केस से एक दस्तावेज निकालते हुए कहा, महोदय, उमा देवी स्वर्गीय दीपक जी यानी विहान के पिता द्वारा बनाई गई वसीयत के अनुसार आप संपत्ति की केवल संरक्षिका थी, मालकिन नहीं। वकील ने पूरे आत्मविश्वास और ठहराव भरे लहजे में कहा, वसीयत में साफ लिखा है कि जब विहान साहब बालिग और मानसिक रूप से स्वस्थ साबित हो जाएंगे तब सारी संपत्ति उन्हीं के नाम दर्ज की जाएगी।
हमारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट्स है जो बताती है कि विहान साहब पूरी तरह स्वस्थ है। आर्यन चिल्लाया और बोला, ये झूठ है, ये रिपोर्ट जाली है। विहान तुम्हारा झूठा वकील भी तुम्हारे जैसा ही है। विहान मुस्कुराया और बोला, वो अकाउंट्स जिनमें तुमने पिछले 15 साल से कंपनी का पैसा अपने नाम पर घुमाया, मेरे पास तुम्हारे हर धोखे हर कपट का सबूत है। चाहो तो हम ये मामला अदालत में ले जा सकते हैं, चाहे इसका नतीजा कम से कम 25 साल की सज़ा होगी। ये सुनते सबके चेहरों का रंग उड़ गया। विहान ने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया, इन चारों को उनके कमरे तक ले जाओ। इन्हें सिर्फ अपने कपड़े ले जाने की इजाज़त है। इनका एक एक पैसा एक एक जेवर इसी घर का है और यहीं रहेगा। गार्ड्स ने आगे बढ़कर उन्हें बाहर ले जाना शुरू किया। वे चारों बड़बड़ाते हुए बद्दुआं देते हुए बाहर निकले, मगर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। आर्यन ने जाते जाते नफरत भरी नज़रों से विहान को देखा और कहा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा विहान, तुम मुझे जानते नहीं। विहान ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सबके जानने के बाद घर में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे बरसों से चला तूफान थम गया हो। मैं और विहान दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। मैंने धीमे से पूछा, सब खत्म हो गया? विहान कुछ कहने वाला था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया, कुछ सुना और उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा? हादसा हुआ है, उसने पूछा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, आर्यन की गाड़ी शहर से बाहर एक ट्रक से टकरा गई है। अस्पताल का माहौल अजीब था। सफ़ेद गलियारों में दवाइयों की गंध और एक अनजाना डर पसरा हुआ था। विहान ने मुझे कार में इंतज़ार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। वो आर्यन की हालात जानने नहीं गया था, बल्कि उस इंसान की आखिरी सांसों की पुष्टि करने गया था जिसने उसकी ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद किए थे। कुछ देर बाद वो लौटा, चेहरा शांत था, मगर आंखों में तूफान थमने जैसा सुकून था। उसने गाड़ी चलाते हुए कहा, डॉक्टर कहते हैं वह जिंदा रहेगा, मगर शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उसका घमंड, उसकी ताकत सब एक व्हील चेयर तक सीमित रह गई है। रास्ते में उमा देवी और दोनों बहनें मिली। उनके चेहरों पर भी अब अमीरी की चमक नहीं, बल्कि भिखारियों जैसी बेबसी थी। उनके महंगे कपड़े अस्पताल की धूल में सने हुए थे और आंखें सूखी थी। उमा देवी ने चिल्लाकर कहा, देखो तुमने अपने भाई का क्या हाल कर दिया। विहान ने बिना गाड़ी रोके ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये उसके अपने अहंकार और पागलपन का नतीजा है। ईश्वर ने सिर्फ उसी को सजा दी जिसने अपराध किया। ये कहकर उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसके लिए वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। फिर 1 साल बाद दिवाली का त्यौहार था। हमारा घर पहली बार सच्ची खुशी से जगमगा रहा था। वह रात जब हम अपनी बालकनी में बैठे थे तो मैंने विहान के सामने एक छोटे से तोहफे का डिब्बा रखा था। उसने उसे खोला और एक अंदर से एक छोटा सा जूते का जोड़ा और एक बच्चे के सोनोग्राफी की रिपोर्ट दी। विहान ने पहले रिपोर्ट को देखा, फिर जूते को। उसका चेहरा पहले घबरा गया, फिर उसकी आंखें में नमी आ गई। मीरा, उसने कांपते हुए कहा, तुम क्या ये सच है? मैंने मुस्कुराते हुए हामी भरी। वह उठा और मुझे गले लगा लिया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब इस घर में एक और विहान नहीं आएगा जो साई की तरह रहेगा। अब एक ऐसा बच्चा आएगा जो प्यार और सच्चाई के माहौल में बढ़ेगा। उस पल मुझे महसूस हुआ कि लालच और साजिश से भरे जिस घर को मैं नरक मानती थी, वह अब प्रेम और नई जिंदगी का स्वर्ग बन चुका है। कुछ महीनों बाद हमारे घर में एक नन्ही परी का आगमन हुआ। हमने उसका नाम शांति रखा, वह शांति जिसके लिए हमने बरसों तक संघर्ष किया था। विहान ने मुझे और शांति को अपने जीवन की धुरी बना लिया। हमने अपनी विरासत को केवल दौलत के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। विहान ने अपने पिता के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया जो उन गरीब बच्चों की मदद करता जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती। हमने मिलकर एक बर्बाद हुए घर में फिर से जीवन, प्यार और सम्मान की स्थापना की। हमने सिद्ध कर दिया कि अगर एक दूसरे का साथ हो तो हर नरक को स्वर्ग भी में बदला जा सकता है।